जब आप एक ह्यूमन एट्रीब्यूट को किसी नॉन लिविंग थिंग को या ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हो तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ओवरवेल्म हो जाओ या आपके लिए अपीलिंग हो और आप ग्रैंडियोर को समझ सको, राइट, इसके लिए सेटिंग पावरफुल की है। तो ये ग्रामर का पंक्चुएशन का यूसेज है। तो अपॉस्ट्रोफी उधर भी है, अपॉस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच में भी है। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। आई एम श्योर आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, राइट। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए एक मंत्र जो हमेशा कारीगर रहेगा, राइट। सो दैट इज दैट यू आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। तो अगर आप इसका ध्यान रखोगे, आप निरंतर प्रयास करोगे, राइट, तो फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द रिजल्ट एंड यू विल सी द इम्प्रूवमेंट्स हैपनिंग, राइट। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हमने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 में डिस्कस करे थे। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा, ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर्स ऑफ स्पीच। हम प्रीवियस ईयर तो नहीं देखा था हमने फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन, बट इन जनरल क्लैट एलेट में आपको सवाल दिखते हैं, राइट। सो आज की क्लास में हम कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच को डिटेल में सीखेंगे। पहले तो रिवाइज कर लेते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा था इन पार्ट 1। ऑफ कोर्स आप डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि डिटेल्ड वीडियो जो प्रीवियस वीडियो थी फिगर ऑफ स्पीच हम डिस्कस करने के बाद जो इम्पोर्टेंट थे उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे। तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो और उसके तुरंत बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाता है और इसी रीज़न से हम आपको डीपीपीज प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट इस 2.0 बैच में भी आपके लिए डीपीपीज हैं, राइट। तो अगर आपने अभी हमारे ऑफिशियल ऐप को विजिट नहीं किया तो प्लीज़ आप करो, फिजिक्स वाला के ऑफिशियल ऐप पे जाओ, वहाँ पे नेक्सस 2.0 को सर्च करो, राइट। दैट्स अ फ्री बैच और उस बैच में आपको डीपीपीज भी मिलती हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आपको पुख्ता करना है, सॉलिड करना है, स्ट्रेंथन करना है, सीखना है कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, राइट। कई बार हमें क्लास देख के लगता है हमें सब कुछ समझ में आ गया, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगे, नहीं भी लगे, either of the thing can happen, but you will get clarity, right? So if you're finding the questions difficult for any topic, then you need to revise, right? You need to study more. If you're getting the questions, that means you're comfortable. तो आप क्लियरली किसी डिसीजन पे तो पहुंचोगे कि टॉपिक समझ में आया नहीं आया, राइट। तो डीपीपी ज़रूर सॉल्व करिए, ये मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है। इसी से आपकी प्रेपरेशन सॉलिड होगी और आप क्लैट के लिए तैयार होगे। चलो, तो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। जैसा मैंने आपको कहा था फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे, राइट। माय नेम इज़ जूही नरूला। तो पिछली क्लास में जब हमने फिगर ऑफ स्पीच करा था तो उसमें हमने एक तो पढ़ा था सिमिली, एक हमने पढ़ा था मेटाफर, राइट। तो सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। सो व्हेन आई से शी इज like a flower, so that means you are comparing she who's a person to a flower, and for comparison you are using like, so this is simile, right। metaphor में भी comparison होता है but इसमें तुम as और like को use नहीं करते। so when I say she is a flower, तो in this case what I am doing, I am using a metaphor, direct comparison है और एग्जाम की दृष्टि से metaphor एक important figure of speech है, right। थर्ड हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, राइट। सो जब आप एक ह्यूमन एट्रीब्यूट को किसी नॉन लिविंग थिंग को या ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हो तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, मानवीकरण, राइट। सो इट कम्स फ्रॉम पर्सन, मानवीकरण कम्स फ्रॉम मानव, राइट। सो व्हेन आई से क्लाउड्स क्राइड, अब क्लाउड्स रो तो नहीं सकते बट सिंस आप पर्सोनिफिकेशन को यूज कर रहे हो तो दिस स्टेटमेंट विल मेक सेंस, राइट। क्लाउड्स क्राइड मतलब उनका भी दिल भराया, यानी कि ऑथर इस सेंटिमेंट को प्रेजेंट करना होगा कि बहुत दुख वाली सिचुएशन थी कि आसमान भी रो दिए, राइट। तो आसमान रोए कैसे? बारिश हुई होगी, वो तो इंटरप्रिटेशन है, बट ऑथर का लिखने का अर्थ ये था कि द मोमेंट ऑफ डिफिकल्टी वॉज वेरी टफ, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रीफ, राइट। गॉट दैट। देन हमने इमेजरी डिस्कस किया था। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी में ऑथर एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करता है या कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन देता है जो आपके किसी सेंस ऑर्गन को क्लिक करे, राइट। सो इट कुड बी प्रेजेंटिंग अ विजुअल डिस्क्रिप्शन का सेटिंग। आपने देखा होगा कि सेटिंग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑथर के नॉवल में, क्योंकि
सेटिंग से ऑथर आपको उस कैरेक्टर से एसोसिएट करवाता है और आप उस बुक के अंदर इन्वॉल्व होते हो। तो अगर आपको कोई आपने पॉपुलर रीडर्स पढ़े हैं जैसे सलमान रुश्दी है, अनीता देसाई हैं, अरुंधति रॉय हैं, झुम्पा लाहिरी हैं, तो इन ऑथर्स के स्टाइल में आप देखेंगे कि जो सेटिंग्स है उसका डिस्क्रिप्शन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। या आप कुछ पॉपुलर वेब सीरीज़ भी देखेंगे, जैसे अभी एक संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी आई है एक सीरीज़, तो जो उसका डिस्क्रिप्शन है, जो जो सेट्स हैं, अगर आपने कोई प्रोमो देखा हो तो दे आर वेरी ग्रैंड, दे आर मैजेस्टिक, राइट। सो वाई आर दे ग्रैंड, वाई आर दे मैजेस्टिक? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, राइट। सो विजुअली आप ओवरवेल्म हो जाओ या आपके लिए अपीलिंग हो और आप ग्रैंड्योर को समझ सको, राइट, इसके लिए सेटिंग पावरफुल की है। तो इसी तरीके से ऑथर शब्दों की सेटिंग से भी विजुअल एक्सक्यूज मी विजुअलाइजेशन क्रिएट कर पाता है, जिससे इम्पैक्ट क्रिएट होता है, राइट। So that is imagery. So these are few important parts of speech that we had covered before. Now let's proceed further. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे, राइट। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि फिगर ऑफ स्पीच आप यूज़ करते हो क्योंकि ऑथर अपनी लैंग्वेज को, अपने आइडिया को इन्फ्लुएंशियली प्रेजेंट करना चाहता है, कुछ स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स को यूज़ करता है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने हाइपरबली भी किया था, राइट। सो ये एक हमने हाइपरबली भी किया था। हाइपरबली इज एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के बात कहना। इसका बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल दिया था, जब मम्मी डांटती है तो मम्मी की डांट में पक्का हाइपरबली होती ही है, राइट। ये काम तुम्हें 100 बार किया है मत करा करो, तुम फिर कर देते हो। 100 बार कहा है पानी की बोतल भर के रखा करो, तुम नहीं भरते हो, राइट। हमने भी खाई है, हम अभी भी खाते हैं, आप भी खा रहे हो, राइट। तो मम्मी की डांट तो बहुत प्यारी है, राइट। चलिए, सो दिस इज हाइपरबली। नाउ लेट्स सी व्हाट आर वी डिस्कसिंग टुडे। तो आज जो हम पहला डिस्कस कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज ओनोमोटोपिया, राइट। इसको क्या बोलते हैं? ओनोमोटोपिया। एक बार स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दिया, ओनोमोटोपिया, राइट। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो जब आप कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हो, ठीक है, जिनकी साउंड से उनका मीनिंग सजेस्ट होता है, तो उसको हम ओनोमोटोपिया कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो आप हिस की साउंड से स्नेक को एसोसिएट करोगे, राइट। जैसे बी, बाजिंग ऑफ द बी, राइट। तो जू जू की साउंड आपके कान में क्रिएट हो जाएगी। जैसे द toast sizzled on the pan, तो sizzling से you can create the picture, right? So pop of a cracker, right? Buzz of a bee, hiss of a snake, a bang of a gun. So all these are called onomatopoeia. इनको कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? ओनोमोटोपिया। बिकॉज व्हाट आर वी डूइंग? वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स जिनकी साउंड से उनका एक्चुअल मीनिंग सजेस्ट होता है, राइट। चलिए, तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं क्लैट और एलेट में? आपको एक पैराग्राफ ही देंगे, आपको अलग से कोई क्वेश्चन नहीं देंगे। पैराग्राफ में ऑथर का एक सेंटेंस हाईलाइट करके दे देंगे और कहेंगे कि बताओ इस सेंटेंस में ऑथर ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा? जब आपको पता हो ना कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कैसे काम करता है, राइट। इसलिए ही ये क्लास कर रहे हैं हम। चलिए, नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है, राइट। बहुत ही कॉमनली यूज्ड भी है। तो आप देखोगे बहुत सारे राइटर्स इसको यूज़ करते हैं क्योंकि यूसेज रिलेटिवली आसान है, राइट। आपको बहुत तामझाम नहीं करना है इसको यूज़ करने के लिए। बहुत कॉमनली यूज्ड दिखेगा आपको इन डिस्क्रिप्शंस, राइट। सो व्हाट इज इट? जैसे अगर आप ये पहला देखेंगे, यहाँ पर दो कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स को जक्सटापोज कर देते हैं। दैट मीन्स यू प्लेस टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। जैसे हम बोलते हैं रोरिंग साइलेंस, तो जब साइलेंस है तो सब कुछ शांत है ना, और रोरिंग दहाड़ना है, तो रोरिंग साइलेंस कैसे हो सकता है? दैट मीन्स इतनी शांति थी कि शांति से डर लग रहा था, राइट। सो दैट्स व्हाट रोरिंग साइलेंस मीन्स, राइट। जैसे अगर आप इसको देखें, प्रिटी अगली, यू नो दिस ड्रेस इज प्रिटी अगली, मतलब बहुत ही खराब है, राइट। और वी कुड सी सेम डिफरेंस, दैट्स अ सेम डिफरेंस। सो सेम एंड डिफरेंस, दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, राइट। तो आप जरूर इनके एग्जाम्पल्स लिखना, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार हम सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लिखते नहीं है, तो हम बाद में भूल जाते हैं। और अब बाद में आप कौन सी वीडियो में ढूंढोगे कि मैम ने ऑक्सीमोरोन समझाया था, वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। तो आप भले ही वीडियो को पॉज कर लो, और मे बी एज एज अ कंसिडरेशन आई कैन ऑल्सो गिव यू 30 सेकेंड्स। आप 30 सेकेंड्स लो और इसको अच्छे से नोट डाउन करो, राइट। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के कि अच्छा ऑक्सीमोरोन क्या है, ओनोमोटोपिया क्या है, हमने पिछली बार जो फिगर्स ऑफ स्पीच रिवाइज करे थे वो क्या क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो जब हमारे पास हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा होता है।
क्योंकि जब तुम्हारा पढ़ने का मन किया, यू कैन बेसिकली ओपन द नोटबुक एंड रिवाइज. एट टाइम्स वी डू नॉट हैव द बैंडविड्थ टू सर्च कि अच्छा किधर था, किधर मैम ने पढ़ाया था, और पूरी वीडियो देखना. सो दैट कैन बी बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग, राइट. रिडंडेंसी ऑफ एफर्ट है. पर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया, समझ लिया, आपने कॉपी में लिख लिया, तो आपके लिए क्या है कि नोट्स को ही एक बार खोल के रिवाइज करना. मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है. तो मैं इंग्लिश में बहुत नोट्स बनाने को नहीं कहती, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपके पास अच्छा सा एक नोटबुक में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए. जैसे हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के टूल सीखे थे, तो वो आपके पास कॉपी में लिखे होने चाहिए. फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये आपके पास कॉपी में लिखा होना चाहिए. बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं मैम इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाएं, कैसे हम प्रेपरेशन करें, लिखें क्या कॉपी में. तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज आपकी कॉपी में और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. जैसे मैपिंग में क्या करना है, ये हमने एक बहुत डिटेल में क्लास ली कि पैसेज को कैसे रीड करें. तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने होने चाहिए. किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसकी भी हमने डिटेल में क्लास करी है. तो वो क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के टूल्स क्या हैं, वो आपके सामने होने चाहिए. फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सामने होने चाहिए. जब आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो, जैसे अगर आपने अभी एक कॉन्सेप्ट सीखा कि ऑक्सीमोरोन एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप डेफिनेशन लिखो, बिल्कुल लिखो, अपनी भाषा में लिखो, राइट. बिल्कुल ऐसा थियोरेटिकली कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. राइट इन योर ओन लैंग्वेज, बट इट शुड बी हैंड रिटन, राइट. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका समझने का तरीका और टीचर ने जो कन्वे किया वो ल्यूसिड होता है, राइट. टेक्निकलिटी को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप सिंप्लीफाइड तरीके से समझ रखे हो, किसी कॉन्सेप्ट को पकड़ चुके हो, तो उसको सिंपल तरीके से ही अपनी कॉपी में एक्सप्रेस कर दो, राइट. और ध्यान रखो कि जब भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, जैसे ऑक्सीमोरोन सीखा, ओनोमोटोपिया सीखा, कोई ग्रामर का अपने टर्म सीखा, तो उसके साथ कोई ग्रामर का रूल सीखा या ऐसा कुछ सीखा, तो उसके साथ एक एग्जाम्पल ज़रूर हो, राइट. ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक. क्योंकि जैसे ही आप डेफिनेशन पढ़ोगे, अगर आपके सामने एग्जाम्पल हो गया, तो आप क्विकली एसोसिएट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, राइट. जैसे अगर आप देख रहे हो फिगर्स ऑफ स्पीच में, मैंने पिछली क्लास में भी अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, राइट. और हम खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे. वो इसलिए ही करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है, क्विकली एसोसिएट कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो. और जब आपने रिलेट कर लिया, तो वो कॉन्सेप्ट फिर आपका आत्मसात हो जाता है, अब्जॉर्ब करना ईजी हो जाता है, राइट. सो आई होप आई मेक सेंस. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है while you are making notes, and ensure that you are making detailed notes, right. So I will just again write it also कि what should be there in your notes, right. तो अब क्योंकि डिस्कशन हो गया, तो एक बार रिटन फॉर्म में भी होगा तो बढ़िया रहेगा. वीडियो आप देख रहे हो तो आप पॉज करके इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना. अगर पैरेलली देख रहे हो तो आप साथ साथ भी लिख सकते हो. मैपिंग स्ट्रैटेजीज में ट्रांजिशन वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, राइट. ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है. अगर आपने वीडियो मिस करी है तो ज़रूर देख लें, राइट. टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये आपके पास होना चाहिए, राइट. प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के टूल्स, यानी कि किस किस ग्राउंड पे आप एलिमिनेशन करोगे, कैसे ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट होती हैं, और फिगर्स ऑफ स्पीच, राइट. ये तो बहुत ही ज़रूरी है. ये आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिखिए. और एक आपकी कॉपी में जब भी आप कोई मॉक दो या सेक्शनल दो, तो एरर ट्रैकर भी होना चाहिए, जहाँ पे आप जो जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर रहे हैं, राइट. सो दीज शुड बी देयर. दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज फॉर इंग्लिश, राइट. ये कहीं ना कहीं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प करेंगी. आपको कुछ एक्सटेंट तक जो भी पैसेज बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग भी पैसेज बेस्ड होता है, वहाँ पे भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इसमें से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स टेक द गाइडेंस ऑफ व्हाट योर मेंटोर सेज. तो जो भी आपकी मैम कहती हैं, ऑफ कोर्स उसी को फर्स्ट वर्ड कंसिडर करिए. वो जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं. इसके अलावा क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है ना, पैसेज ही रीड कर रहे हैं, तो कई बार स्ट्रैटेजीज अलाइन कर जाती हैं, ठीक है जी. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड कंसिडर. चलिए, तो ऑक्सीमोरोन के बाद हम चलते हैं एलिट्रेशन पे. आपने वो एक कॉमन सा अलंकार पढ़ा होगा हिंदी में. तो जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, वैसे हिंदी की दुनिया में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे लैंग्वेज ब्यूटिफाई होती है, राइट. जैसे अलंकार होते हैं. तो अतिशयोक्ति क्या है, हाइपरबोली तो है. वो अतिशयोक्ति आपको याद नहीं, हनुमान जी की पूंछ पे लगन ना पाई आग. मैंने शायद पिछली क्लास में भी इसका रेफरेंस दिया होगा. अनुप्रास अलंकार, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, राइट. याद आया आपको, राइट. और शी शेल्स ऑन द सी शोर. तो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं है, एलिट्रेशन है, जहाँ पे
कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है, राइट। सो अब आप देखोगे पीटर पेपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द कॉन्सोनेंट साउंड्स बीइंग रिपीटेड, और इसी को हम एलिट्रेशन कहते हैं, राइट। सो नाउ यू कैन राइट वन एग्जाम्पल, चाहे आप बेटी बॉट सम बटर लो, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर लो, एनी एग्जाम्पल, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट यूजुअली जो कॉन्सोनेंट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कॉन्सोनेंट साउंड को हाईलाइट करके लिखिएगा, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं, राइट। सो प्लीज सी दिस, क्योंकि यहाँ पे ऑथर यूज कर सकता है इस तरीके का एक स्टाइलिस्टिक एलिमेंट, तो आपको क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट सॉर्टेड रहें, राइट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ओनोमोटोपिया पढ़ लिया, साउंड्स, राइट। और दूसरा हमने पढ़ लिया ऑक्सीमोरॉन, जहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स एक साथ आप प्लेस कर देते हो, एलिट्रेशन, जहाँ पे एक सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड का रिपीटेशन होता है, राइट। तो उसको, और यूजुअली कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट इज मेटोनमी। तो मेटोनमी कभी डायरेक्टली क्लैट में पूछा नहीं गया, पर मेटोनमी एज एन ऑप्शन हमें दिखा है क्लैट में भी और एलेट में भी, राइट। तो ये क्योंकि नया है और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ या फैमिलियर नहीं होते, इसकी वजह से मैं इसको इम्पॉर्टेंट लिख रही हूँ। और क्योंकि हमें ऑप्शंस में दिखा है, तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी हो कि क्वेश्चन फॉर्म में इमर्ज कर जाए, राइट। तो एक पॉसिबिलिटी दिखती है, तो इसके लिए मेटोनमी हमने डिस्कशन में डाला है, क्योंकि PYQs में दिखा है, राइट। तो जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, मेटोनमी को ज़रूर हाईलाइट करें, क्योंकि हाइपरबली, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपिया, ऑक्सीमोरोन फिर भी देखे दिखाएं, मेटोनमी थोड़ा सा कम सुना सा होता है, वैसे है आसान। तो मेटोनमी क्या होता है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर आप एक टर्म को यूज करते हैं टू सब्सटीट्यूट अनदर टर्म विच इज क्लोजली रिलेटेड। थोड़ा टेक्निकल हो गया ना, कहाँ एक टर्म दूसरी टर्म, तो इसको मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाती हूँ, राइट। जैसे आपके एक कज़न भैया की शादी होने वाली है, मतलब अब आप उनके लिए, आप उनके पेरेंट्स गए और उन्होंने कहा कि तुम भी चलो, राइट, लड़की से मिलने, राइट। देखना तो अच्छा नहीं टर्म समझते, लड़की से मिलने चलो। तो आपके सपोज ताया जी और ताई जी का बेटा है, तो उनको बड़ा अच्छा लग गया कि सब अच्छा है एंड देयर इज़ गुड कंपैटिबिलिटी एंड एवरीथिंग लुक्स नाइस। तो वो आप, जो आपके ताया जी ताई जी हैं, वो लड़की के पेरेंट्स को कहेंगे कि भाई हमें बिटिया का हाथ दे दो। अब बिटिया का हाथ तो नहीं से शादी होगी ना भैया की, शादी तो पूरी की पूरी लड़की से होगी, पर हाथ इज सिंबॉलिक ऑफ द रिलेशनशिप और आस्किंग फॉर द अलायंस, राइट। तो वो जो हाथ देना हुआ वो क्या हुआ, वो बेसिकली लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है या रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझ में आ गया ना, अब नहीं भूलोगे, राइट। तो बस उसी तरीके के एग्जाम्पल है। माई क्लास टीचर आस्क्ड मी टू गिव हर अ हैंड, सो गिव हर अ हैंड, शी वॉज नॉट आस्किंग टू गिव यू physically give the hand, she was asking for assistance or help. So give her a hand is asking for help, right. The coach is looking to add some new blood to the team. तो वैसा नहीं है कि blood लाएगा और टीम के अंदर पोर कर देगा, new blood to the team मतलब fresh talent, young talent, right. So this is what it means, refers to new people, young people, fresh talent, राइट। सो अब देख ले, बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं और मेटोनमी इतना सरल हो गया, राइट। तो एग्जाम्पल सीखने की बात है, राइट, कोई टर्म डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम उसको सीख सही से लो। तो आई विल स्टेप असाइड, अच्छे से कोई एक एग्जाम्पल लिख लो जिससे तुम एसोसिएट कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो, और उससे क्या होगा, रिटेंशन बढ़ेगी, समझ में बढ़िया आएगा, आगे रिवाइज करोगे तो कनेक्ट इमीडिएटली कर पाओगे। चलिए, तो आई एम श्योर आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है अपोस्ट्रफी। अब अपोस्ट्रफी एक आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर इन पंक्चुएशन, राइट। जैसे अगर मेरे को लिखना है जूही की कार है, तो आई राइट जूहीज कार। तो का या की पोजेशन या बिलोंगिंगनेस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपने ऐसा कैन नॉट का कंसाइज वर्जन कैन के ऊपर अपोस्ट्रफी टी लगा के देखा होगा, राइट। तो ये ग्रामर का पंक्चुएशन का यूसेज है। तो अपोस्ट्रफी उधर भी है, अपोस्ट्रफी फिगर्स ऑफ स्पीच में भी है। तो फिर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना कि अपोस्ट्रफी फिगर ऑफ स्पीच कैसे होता है, ये तो पंक्चुएशन मार्क हम सीख के आए थे, राइट। सो वी हैव अपोस्ट्रफी इन फिगर ऑफ स्पीच। तो अब देखो भाई अपोस्ट्रफी क्या है, आप
जब किसी को संबोधित करते हैं जो या तो एब्सेंट है या ऑलरेडी डेड है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है या एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडिया है, तो आप उसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसे इफ यू एड्रेस डेथ यू आर वेरी क्रूअल, तो डेथ प्रेजेंट नहीं है ना आपके आसपास, राइट। डेथ तो बेसिकली एक ऐसा आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो हार्शनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर आप संबोधित कर रहे हो डेथ को, डेथ यू आर क्रूअल। तो इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया, डेथ यू आर क्रूअल, इस पूरे सेंटेंस की यूसेज में हमने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया उसको बोला अपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो आपने संबोधित किया, यू सेड डेथ बी नॉट प्राउड दो यू हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। ये मतलब थोड़ा सा एक सोनेट है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, बट यू कैन राइट अ सिंपल सेंटेंस दैट डेथ you are so cruel. So then you are addressing death, which is an abstract quality, an idea, a non-living object है, something which is not present, already dead. ठीक है, so that's how this figure of speech works. Make sense? Is this clear? ठीक है, चलिए, so now let's proceed further and let's do some questions in which figure of speech has to be identified. तो ये आपके पास पहला सेंटेंस है, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हम यूज कर रहे हैं। Shut the shutters before the shouting makes you shudder, right? So can you see there is a repetition, s consonant sound का repetition हो रहा है, right? Shut the shutters before the shouting makes you shudder. So this is nothing but alliteration, right? तो इसको हम alliteration कहते हैं ना, consonant sounds repeat हो रही हैं, यही सीख कर आए थे हम। मेटाफर मैंने आपको रिविजन में बता दिया कि मेटाफर क्या यूज करते हैं हम, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं अनलाइक थिंग्स के बीच में, नॉट यूजिंग एज और लाइक। अपोस्ट्रोफी आपको बताया मैंने, अभी सीखा हमने, जहाँ पे हम नॉन लिविंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को संबोधित करते हैं। पर्सोनिफिकेशन जब आप एक ह्यूमन ट्रेट दे देते हो नॉन लिविंग आइडिया को, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, ए, ठीक है, एलिट्रेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन। इसमें आइडेंटिफाई करिए कि क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। यू आर सीरियसली फनी। सो यू कैन नॉट बी सीरियस एंड फनी टुगेदर, या तो तुम फनी हो या तुम सीरियस हो, बट सीरियसली और फनी दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स हैं विच हैव बीन प्लेस्ड टुगेदर, तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑक्सीमोरोन, ठीक है। बाकी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। सो ऑक्सीमोरोन्स वेयर वी आर प्लेसिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स टुगेदर, ठीक है। सो इसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। The toast sizzled in the frying pan. So can you pay attention to this word sizzled? So sizzled is you are making a sound, right? तो जब आप एक sound निकाल रहे हो तो हमने कौन सा कहा था कि onomatopoeia, right? So जब sounds represent करती हैं word को तो आप basically onomatopoeia उसको बोलते हो। चलिए, फ्रेंड्स रोमन्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको मजा आएगा। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, तो आपको ऐसे नहीं कह रहा कि अपने कान उधार में दे दो। लेंड मी योर ईयर्स मतलब पे अटेंशन, लिसन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो व्हाट डज दिस मीन, लेंड मी योर ईयर्स मीन्स पे अटेंशन टू व्हाट आई से, राइट। सो अब आप देखो इंटरेस्टिंगली आइडिया को प्रेजेंट किया ना, तो इसे तो हमने फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया, तो ये कौन सा हो गया, मेटोनमी हो गया। ये भी आपको सिखा दिया, राइट। अब तो डरने की बात ही नहीं है, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट द ट्रिकी फिगर्स ऑफ स्पीच इन द क्लास। चलिए, सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर सेंटेंस हियर। सुप्रिया हैज़ एन अनकॉन्शियस अवेयरनेस। तो अनकॉन्शियस तो तब हो जब तुम्हें अवेयरनेस नहीं है, तो मतलब बेहोश हो गए, तुम अनकॉन्शियस हो गए, और अवेयरनेस होता है जागरूक होना। तो फिर ये दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स आ गए। सो बोथ दीज आर कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, सो विच फिगर ऑफ स्पीच इट इज ऑक्सीमोरोन, राइट। तो आप देख रहे हो, व्हेन यू आर सीइंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव लर्नड एंड देन यू कैन स्ट्रेंथन एंड रीइंफोर्स। और इसके बाद अगर आप डीपीपी कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो सोने पे सुहागा। तो डीपीपी ज़रूर प्रैक्टिस करो, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस अग्रेसिवली प्रैक्टिस करो। चलिए, let's see this. The big bad bear bored the baby bunnies by the bushes. So can you see again B का sound repeat हो रहा है, which is a consonant sound. तो we say that it is alliteration. ठीक है, चलिए, now let's come to the next one. Henry gives an unbiased opinion. तो opinion का मतलब ही खुद का पर्सपेक्टिव देना होता है कि आपकी क्या सोच है, तो अनबायस्ड नहीं हो सकता क्योंकि आपका तो थॉट प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है ना।
फैक्ट देगा वो अनबायस्ड हो सकता है, बट ओपिनियन इज ड्रिवन बाय व्हाट यू थिंक, राइट? इट कैन नॉट बी अनबायस्ड. सो व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट वी आर यूजिंग हियर? अगेन टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर, सो दिस इज ऑक्सीमोरोन, राइट? चलिए, so let's see the next one. The bees buzzed loudly in the garden. So buzzing is again a sound, so we'll use the figure of speech onomatopoeia in this sentence. Okay, now let's bring this discussion to an end, right? So what is important after completing figures of speech? Revise regularly, right? Make notes with examples, right? This is important. And the third is, please practice questions from DPPs. ठीक है? So these are few suggestions और उसके बाद आपका figures of speech sort हो जाएगा, right? So ध्यान रखिए अपना. I hope you really like the session. Keep working hard. Stay consistent. All the best.